Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tiki Sai, I am Mansi Verma, and in this video we are going to read out the chapter The New Dress. It has been written by Virginia Woolf. तो आज की इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर रीड करेंगे वो है द न्यू ड्रेस। इसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है और ये आपकी क्लास 12th की बुक्स इंग्लिश युवक भारती से लिया गया है। तो चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। ऊपर यहाँ वर्जीनिया वुल्फ का जो है इंट्रो दिया गया है, तो पहले हम वर्जीनिया वुल्फ का इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्जीनिया वुल्फ 1882। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ साथ के साथ, ये जो है इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई है। जो इसकी मेन एक्ट्रेस है वो है मिसिस मॉबेल, जिसके बारे में जो है इस पूरे चैप्टर में बात की गई है। वो एक मिडिल एज वूमेन है, मतलब 40 साल की है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर वूमेन है और बहुत इतनी ज़्यादा नेगेटिव औरत है वो। आगे मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा देती हूँ, यही है मिसिस मॉबेल। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकर है, हर चीज़ के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचती है। अपनी इस येलो ड्रेस के बारे में तो वो बहुत ही बुरा बोलती है, और यही वो येलो ड्रेस है जिससे वो बहुत नफरत करने लगती है। और इस ड्रेस की वजह से इस पूरे के पूरे चैप्टर में वो सिर्फ और सिर्फ खुद को बुरा बोलती है। उसके बाद इसमें जो सेकंड कैरेक्टर है वो है मिसिस क्लैरिजा डैलोवे। मिसिस क्लैरिजा डैलोवे कौन है? वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिस पार्टी में मॉबेल जो है वो जाने वाली होती है। और है मिसिस बार्नेट, जो कि क्लैरिजा डैलोवे है उनकी नौकरानी है। फिर एक है रोज शॉ भी जो है वो पार्टी में एक मेहमान है, वो पार्टी में आई है। उसके अलावा जो है रॉबर्ट हाइटन आया, वो बहुत हम्बल इंसान है, वो भी पार्टी में एक गेस्ट है। चार्ल्स बट, वो भी पार्टी में एक गेस्ट है, चार्ल्स बट भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। और लास्ट में मिसिस होलमैन, जो बहुत ज़्यादा बातूनी है और इतनी बातें करती है कि किसी को भी पका देती है। अब आपको सब कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चल गया है, तो हम जब चैप्टर रीड करेंगे तो हमारे को ईजी होगा अंडरस्टैंड करना। वर्जीनिया वुल्फ 1882 टू 1941 लंदन। वर्जीनिया वुल्फ का जो है 1882 में जन्म हुआ था और 1941 में लंदन में उनकी जो है डेथ हुई थी। वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। वो एक इंग्लिश मतलब एक अंग्रेजी उपन्यासकार और निबंधकार थी। एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार। शी इज़ कंसिडर्ड ए मॉडर्निस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी एंड पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज ए नैरेटिव डिवाइस। वो क्या है? वे कथात्मक उपकरण के रूप में, मतलब 20वीं सदी की आधुनिकतावादी लेखिका उन्हें माना जाता है, और वे कथात्मक उपकरण के रूप में चेतना की धारा की अग्रणी है। चेतना की धारा क्या होता है? जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे बोला गया है, ये क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक टेक्निक है, एक मेथड है कि कोई भी स्टोरी को लिखने का एक मीन्स है। मतलब किसी इंसान के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, उसे स्टोरी में लिखना, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब तो इसमें उन्होंने मॉबेल की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाया कि पूरी की पूरी पार्टी में मॉबेल के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, उसको उन्होंने लिखने की कोशिश की है, दिखाया इस चैप्टर में। द वॉइस आउट टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो एंड मिसिस डेलोवे आर हर रिमार्केबल नॉवेल्स। और जो है मतलब जो द वॉइस टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो और मिसिस डेलोवे जो है वो उनके उल्लेखनीय उपन्यास है, काफ़ी रिमार्केबल नॉवेल्स हैं उनके। ए हॉन्टेड हाउस इज़ हर फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम विच द प्रेजेंट स्टोरी द न्यू ड्रेस इज अडेप्टेड। ए हॉन्टेड हाउस उनका प्रसिद्ध लघु कहानी संग्रह है, जिसमें से वर्तमान कहानी द न्यू ड्रेस को रूपांतरित किया गया है। द प्रेजेंट स्टोरीज अबाउट मॉबेल वॉरिंग। और जो वर्तमान कहानी है, प्रेजेंट स्टोरी है, वो मॉबेल वॉरिंग के बारे में है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हर न्यू येलो ड्रेस इन नेगेटिव टर्म्स। जो लगातार अपनी नई पीली पोशाक के बारे में, अपनी नई पीली ड्रेस के बारे में बिल्कुल नकारात्मक शब्दों में सोच रही है, पूरी तरह नेगेटिव। ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें मॉबेल जो है अपने आप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो सिर्फ अपने बारे में, अपनी ड्रेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ खराब बोलती रहती है, जबकि हमें अपने बारे में खराब नेगेटिव कभी बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स हैं उनमें एनर्जी होती है, और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जो है ब्रह्मांड में एनर्जी जाती है, और फिर द सेम थिंग हैपन्स विद अस, और हमारे साथ वैसा ही होता है। तो हमेशा अपनी रियल लाइफ में हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। नेगेटिव थिंग्स से, नेगेटिव लोगों से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। शी हरसेल्फ हैज़
शी हरसेल्फ हैज़ चूजन द डिज़ाइन, और उसने खुद ही डिज़ाइन भी चूज़ किया है अपनी ड्रेस के लिए। कलर एंड पैटर्न ऑफ द ड्रेस, खुद ही कलर चूज़ किया है, खुद ही ड्रेस का पैटर्न चूज़ किया है, विच शी हैज़ डिसाइडेड टू वियर फॉर ए पार्टी एट मिसिज डेलॉय, जिसने उसे मतलब मिसिज डेलॉय की पार्टी में पहनने के बारे में उसने सोचा है, फैसला किया है। हाउ एवर एट दैट पार्टी शी कीप्स थिंकिंग दैट द ड्रेस इज़ ओल्ड फैशन, हालांकि उस पूरी पार्टी में वो यही सोचती रहती कि ये ड्रेस तो ओल्ड फैशन है। एंड एवरी वन इन द पार्टी स्मोकिंग एट हर ड्रेस, और हर कोई पार्टी में उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी ड्रेस के बारे में बुरा बुरा सोच रहा है। शी थिंक्स, वो सोचती है दैट शी इज़ ए फ्लाई एट द एज ऑफ द सॉसर, और वो सोचती है सॉसर का SAUCER सॉसर, सॉसर का मतलब होता है तस्तरी। आपने कई बार सुना होगा ना फ्लाइंग सॉसर, उड़न तश्तरी, तो वो भी यही होता है, वो भी सॉसर ही होता है। तो वो सोचती है कि वो तश्तरी के किनारे पर बैठी हुई, सॉसर के किनारे पर बैठी हुई एक मक्खी है। एज का मतलब होता है किनारा। ड्राउनिंग डीप एंड डीप, और जो और गहरे में डूब रही है। एज शी कम सीरियसली अंडर द स्पेल ऑफ हर ओन नेगेटिव माइंड, क्योंकि वो अपने खुद के नकारात्मक जो विचार है, दिमाग का जो नकारात्मक जादू है, उसमें गंभीरता से आ जाती है। एंड इन ए डिप्रेशन लीव्स द पार्टी, और डिप्रेशन में पार्टी को छोड़ देती है। टू शो मोबाइल सप्रेस्ड डिजायर्स, unfulfilled ambitions and meagre financial conditions of her childhood, Virginia Woolf has employed the stream of consciousness technique very effectively. मॉबेल की दमित इच्छाओं, अधूरी महत्वाकांक्षाओं और बचपन की आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने चेतना की धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत ही प्रभावित ढंग से एम्प्लॉय किया है, यहाँ पे उनसे नियोजित किया है। किसने? वर्जीनिया वुल्फ ने। तो ये था इंट्रो वर्जीनिया वुल्फ का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, और पाठकों को ये मतलब आप रीडर्स को ये पता चलेगा कि ये जो मॉबेल है ये कैसा कैसा अपने बारे में सोचती है, मतलब मॉबेल के विचारों से हमें अवगत कराया जाएगा। मैंने हर पैराग्राफ के आगे एक नंबर डाला है ताकि आपको पता रहे हम कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स करेंगे, तो हमारे लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना। मॉबेल हैड द न्यू ड्रेस का मतलब है नई पोशाक। Mobile had her first serious suspicion that something was wrong as she took her clock off and Mrs. Barnett, while handing her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention, perhaps rather markedly, to all the appliances for tidying and improving hair, complexion, clothes which existed on the dressing table, confirmed the suspicion. क्लॉक एक तरीके का एक लबादा होता है, मतलब एक ड्रेस के ऊपर पहना जाने वाला एक, आप कह सकते हो जैकेट कोट जैसा होता है, जिसमें स्लीव्स नहीं होती हैं और इसे गले में बांधा जाता है। तो मॉबेल ने क्या किया? मॉबेल को अपना पहला सबसे गंभीर सीरियस सस्पिशन मतलब संदेह, वो कब होता है? वो उसे तब होता है जब जो मिसिस बार्नेट है, वो कौन है? वो क्लैरिजा की मेड है। और क्लैरिजा कौन है? क्लैरिजा की पार्टी में ही तो वे जाने वाली है ना, कौन? मिसिस मॉबेल। तो जो है वो मिसिस बार्नेट जो है वो क्लैरिसा की मेड है, और वो मॉबेल को आते ही मतलब वो वहाँ पे क्या कर रही होती है? वो वहाँ पर जो दर्पण है वो सौंपते हुए, ब्रश को छूते हुए, और जो मतलब जो कॉम्प्लेक्शन है यानी कि जो मेकअप है उसे ठीक करने के लिए, वो सब करने के लिए जो अप्लायंसेज मतलब जो उपकरण वहाँ पे रखे हुए थे बालों को सेट करने के लिए, मेकअप को सेट करने के लिए, वो सब सेट करते हुए, हेयर को ठीक करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन मतलब जो उसका रंग वगैरह है, मतलब रंग बोले तो मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, मतलब जो उसका फेस का मेकअप है वो सब ठीक करने के लिए उसको बोलती है। तो उसे लगता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि अरे यार मैं तो बहुत ख़राब दिख रही हूँ। तभी पार्टी में आते ही जो है ये मिसिस बार्नेट है मुझे ऐसे ऐसे बोल रही है, मतलब वो बेचारी गेट पर ही डिप्रेशन में आ जाती है जैसे ही वो जाती है, जबकि वो इस भावना से उसे बोल रही होगी कि भाई टचअप कर लो। लेडीज़ को कैसे मेकअप का बहुत ज़्यादा रहता है, और दूर से आने से या कहीं से आने से मान लो उसका हेयर स्टाइल ख़राब हो गया है या उसका मेकअप थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, उसकी ड्रेस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, इस सेंस में बोला होगा। लेकिन जो मॉबेल है वो क्या सोचती है कि भाई नहीं, जो मिसिस बार्नेट है वो मुझे मिरर दे रही है, मुझे ब्रश दे रही है, मुझे मेकअप का सामान दे रही है, उस और मेरा ध्यान खींच रही है, मुझे बाल ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए बोल रही है, ये सारे उपकरण जो है अप्लायंसेज है वो मुझे दे रही है जो ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद है। मतलब वो समझती है कि वो ये कहना चाह रही है कि भाई मैं बिल्कुल सही नहीं थी, कुछ ना कुछ तो जैसे गड़बड़ थी। दैट इट वॉज नॉट राइट, कि बिल्कुल ठीक नहीं, नॉट क्वाइट राइट, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। विच ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एज शी वेंट अपस्टेयर्स, और जो और गहरा होता जा रहा था, मतलब वो और जैसे जैसे वो ऊपर जाती गई ना, मतलब स्प्रिंगिंग अपस्टेयर्स मतलब उछलते हुए ऊपर गई, उसे और पक्का यकीन होता चला गया। विद कन्विक्शन एज शी ग्रीटेड क्लैरिजा डेलोवे शी वेंट स्ट्रेट टू द फार एंड ऑफ द रूम, मतलब क्लैरिजा डेलोय जिनकी पार्टी में वो आई है उनका अभिवादन करके वो सीधे दूर चली गई कमरे के एंड में अपने आप को देखने के लिए, टू ए शेडेड कॉर्नर, मतलब एक छायादार कोने में, वेयर ए लुकिंग ग्लास हंग एंड लुक्ड,
जहाँ पर एक लुकिंग ग्लास जो था, मतलब देखने वाला दर्पण जो था वो टंगा हुआ था। उसने जाकर उसमें अपने आप को देखा। वो बोलती है नो इट वॉज नॉट राइट। अब वो कहते नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एट वॉज द मिजरी विच शी ऑलवेज ट्राइड टू हाइड द प्रोफाउंड डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप और इंटेंस, मतलब जो बहुत अधिक गहरा हो। द सेंस शी had ever since she was a child of being inferior to other people. inferior का मतलब होता है हीन भावना का शिकार दूसरे लोगों से। set upon her relentlessly, remorselessly with an intensity which she could not beat off as she would when she woke at night home. मतलब अब क्या होता है, अब वो बेचारी मतलब एक बार वो दुख जिसे वो हमेशा छिपाने की, हाइड करने की कोशिश करती थी, वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष जो था वो, और वो गहरा असंतोष उसमें कब से था, जब वो एक छोटी बच्ची थी और वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, मतलब वो अन्य लोगों से अपने आप को हीन समझती थी। उस पर लगातार पछतावे के साथ एकदम बहुत तेज़ी से उसके अंदर फिक्स किया गया था कि कब से, जब वो एक छोटी बच्ची थी और वो क्या समझती थी, वो समझती थी मैं तो दूसरों के जैसी नहीं हूँ। और उसी सन वो उदासी जिसे वो हमेशा छुपाने की कोशिश करती थी, वो गहरा असंतोष, वो हीन भावना जो बचपन से उसके अंदर घुसी हुई थी, उस पर भयंकर निर्दयता से आ जाती है और इतनी प्रचंडता से आ पड़ी कि वो उसे दूर ही नहीं कर पाई, वो उसे हरा ही नहीं पाई और वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे लगता है अरे नहीं मैं तो बहुत ख़राब दिख रही हूँ, मेरे से ज़्यादा ख़राब तो कोई भी नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं। शी वोक एट नाइट होम बाई रीडिंग बोरो और स्कॉट फॉर ओ दीज मैन ओ दीज वुमेन ऑल वर थिंकिंग व्हाट इज मोबाइल बियरिंग, व्हाट ए फ्राइट शी लुक्स, व्हाट ए हिडियस न्यू ड्रेस, देयर आईलिड्स फ्लिकरिंग एज दे केम अप एंड देन देयर लिड्स शटिंग रादर टाइट। और बचपन में जब वो रात को बोरो या स्कॉट पढ़ते हुए वो जाग जाती थी तो उस बेचारी को कितनी ज़्यादा नेगेटिव थी देखो। तो उसे लगता था कि जो बुक है ना बोरो या स्कॉट जो वो पढ़ती थी और पढ़कर सोती थी और फिर जाग जाती थी, तो उसे लगता था कि उस बुक में जो कैरेक्टर्स हैं ना, बुक के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मतलब वो मर्द और औरतें वो उसे चिढ़ा रहे हैं कि देखो देखो मोबाइल ने कितनी गंदी ड्रेस पहनी है, मोबाइल कितनी ख़राब दिख रही है, मोबाइल बहुत गंदी दिख रही है, वो बहुत डरावनी लग रही है, उसकी नई पोशाक कितनी भयानक है। और उनकी जो मतलब इस लेवल तक उसकी नेगेटिव ओवर थिंकिंग चली गई है कि उसे लग रहा है जो बुक में जो कैरेक्टर है वो भी निकल रहे हैं बुक में से। अरे भाई बुक में जो कैरेक्टर है, अभी मैंने आपको जो मोबाइल की ये फोटो दिखाई है, ये मोबाइल बुक में से निकल के चिल्ला के थोड़ी ना आपको बोल रही है। ये मोबाइल जो है जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, ये थोड़ी ना यहाँ पे आपको रोती हुई दिख रही है, चिल्ला के बोल रही है। लेकिन उसको जो कैरेक्टर्स ऐसे दिखते थे ना, उसको रात में ऐसे फीलिंग आती थी जब वो जाग जाती थी बोरो या स्कॉट पढ़ते हुए कि भाई नहीं ये कैरेक्टर तो बुक में से निकल रहे हैं, ये मुझे चिढ़ा रहे हैं कि देखो देखो मोबाइल की ड्रेस कितनी खराब है, मोबाइल बहुत गंदी दिख रही है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो करती थी कि मोबाइल तो है बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है, मोबाइल की ड्रेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये सब थॉट जो है वो उसके माइंड में चल रहे होते हैं और उसे क्या लगता है कि वो आंखें बंद कर रहे हैं, देयर आईलिड्स फ्लिकरिंग एज दे केम अप एंड देयर लिड्स शटिंग रादर टाइट। और वो देखती है, वो सोचती है कि उसकी वे जो है अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं, उसे अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। ये सब उसके खुद के थॉट हैं, मतलब मोबाइल ये सब खुद सोच रही है, उसकी नेगेटिव थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग है उसकी। ऐसा कोई उसे आके बोल नहीं रहा है, बुक के कैरेक्टर निकल के बोल नहीं रहे हैं मोबाइल को कि भाई मोबाइल यू आर लुकिंग सो डर्टी, यू आर लुकिंग सो बैड, योर ड्रेस इज सो बैड, कि मोबाइल तुम इतनी खराब दिख रही हो, तुम्हारी ड्रेस इतनी खराब दिख रही है। नहीं नहीं, ऐसा उसे कोई नहीं बोल रहा है, ये उसकी अपनी हीन भावना थी। आगे देखते हैं, ये पेज एंड हो गया है। होल ऑफ द रूम वेयर फॉर एवर सो मैनी आवर्स, मतलब ये उसकी खुद हर मीन, यहाँ पे देखिए लास्ट में, लास्ट के बजे, इट वॉज हर ओन अपॉलिंग इन एडिक्वेसी, ये उसकी अपनी हीन भावना थी, उसकी कायरता थी। हर कोवार्डिस, कोवार्डिस का मतलब होता है कायरता, उसकी खुद की कायरता थी। हर मीन, उसकी खुद की शुद्रता थी। वाटर स्प्रिंकल्ड ब्लड दैट डिप्रेस्ड हर, और उसकी खुद का ही डिप्रेशन का कारण थी। मतलब ये सारी चीज़ें, उसकी खुद की हीन भावना, उसकी कायरता, उसकी मन की शुद्रता, ये खुद ही सारी हीन भावना चीज़ें मिलकर क्या कर रही थी, उसके डिप्रेशन का यही सब कारण थी। एंड एट वंस the whole of the room wherefore ever so many hours she had planned with the little dressmaker how it was to go seemed sordid, repulsive, and her own drawing room so shabby, and herself going out puffed up with vanity as she touched the letters on the hall table and said how dull to show off. All this now seemed unutterably silly, paltry and provincial. मतलब इतना सब होने के बाद अब क्या होता है, मतलब अभी तक तो मोबाइल बेचारी मतलब घर पे ड्रेस तैयार करती है, अब उसे क्या लगता है, देखो थोड़ी सी देर में ही उसके साथ क्या क्या होता है।
मतलब जहाँ वो जो एक कमरा था ना, वो एकदम से पूरे से कमरे में जहाँ उसने घंटों के लिए, मतलब उसने एक छोटे से दर्जी के साथ, और उसकी दर्जी का नाम क्या है, उसकी एक टेलर भी थी जिसके साथ वो ड्रेस अपनी तैयार करती है, वो टेलर के उनका नाम है मिस मिलान। तो मिस मिलान के साथ जो है उसने अपनी ड्रेस तैयार की थी। तो अब उसके साथ क्या होता है, पहले तो वो सोच लेती कि भाई आंखें फाड़ फाड़ कर वो लोग उसे देख रहे हैं कि भाई मैं बहुत खराब दिख रही हूँ। अब वो क्या होता है, अब उसके साथ क्या होता है, एकदम से पूरे कमरे में जहाँ हमेशा इतने सारे घंटों के लिए उसने छोटे दर्जी के साथ जो है योजना बनाई थी, उसे कैसे जाना है, मतलब अब वो उसे कैसे लगने लगा, उसे वो सॉर्डिड लगने लगा, मतलब सॉर्डिड मतलब घिनौना लगने लगा, रिपल्सिव मतलब अप्रिय लग रहा था। और उसका अपना ड्राइंग रूम, उसका जो खुद का ड्राइंग रूम था, वो इतना जर्जर शैबी उसे लग रहा था, और मतलब पुराना लगने लगा सब कुछ। अपनी ड्रेस भी शैबी लगने लगी, ड्राइंग रूम भी शैबी लगने लगा, बहुत घिनौना रिपल्सिव लगने लगा। और बाहर जाते हुए घमंड यानी कि वेनिटी का मतलब होता है घमंड से फूली हुई थी, क्योंकि उसने हॉल की मेज पर जो अक्षर थे उनको छुआ था और कहा था कितना नीरस है। मतलब उस छोटे से रूम में जहाँ उसने अपनी ड्रेस की प्लानिंग की थी, सब कुछ किया था, वो उसे बहुत नीरस लग रहा था। ये सब दिखाने के लिए अब उसे क्या लग रहा था, अनअटरेबली सिली, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बेहद मूर्खतापूर्ण लग रहा था, तुच्छ। पॉल्ट्री का मतलब होता है छुल्ली, तुच्छ। और अनअटरेबली सिली का मतलब होता है बेहद मूर्खतापूर्ण, पॉल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ, और प्रोविंशियल का मतलब होता है देहाती, प्रांतीय। अब वो सब उसे देहाती लग रहा था, बेकार लग रहा था। ऑल दिस हैड बीन एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, शोन अप, एक्सप्लोडेड द मोमेंट शी केम इनटू मिसेस डॉलॉयस ड्राइंग रूम। ये सब बिल्कुल नष्ट हो गया था, बेकार हो गया था, खराब हो गया था, जैसे ठीक उसी क्षण जब वो मिसेस डॉलॉय के ड्राइंग रूम में आई थी। मतलब वो जो कुछ दिखाना चाह रही थी वो बिल्कुल नष्ट हो गया था उस समय जब उसने श्रीमती डॉलॉय को ड्राइंग रूम में प्रवेश किया था, और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो सब धाराशायी हो गई थी। मतलब वो कितने सपने सजा के आई थी जब उसने वो ड्रेस तैयार की थी कि ये मेरी ड्रेस पहनूंगी तो मैं ऐसी दिखूंगी, मैं वैसी दिखूंगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसे लग रहा है भाई मेरे से खराब तो इस पार्टी में कोई नहीं लग रहा है, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। वो सब अब याद करती है। What she had thought that evening when sitting over the teacups, Mrs. Daloy's invitation came was that of course she could not be fashionable। मतलब उस शाम जब चाय के प्याले के ऊपर, मतलब जैसे सब लोग चाय पीते हैं ना बैठ के, वैसे ही चाय के प्याले के ऊपर बैठी श्रीमती डॉलॉय का जो है निमंत्रण आया था, इनविटेशन उसके पास आया था। तो उसने जो सोचा था वो ये था कि बेशक वो फैशन परस्त नहीं हो सकती है, इट वॉज एब्सर्ड टू प्रिटेंड इट इवन, और इसका दिखावा करना भी मतलब एब्सर्ड था, मतलब बेतुका था। फैशन का मतलब क्या है, फैशन मीन कट, मीन स्टाइल, मीन 30 गिनीज एटलीस्ट। उसके लिए फैशन का मतलब था कट, स्टाइल, और कम से कम 30 गिनीज का मतलब खर्चा था। बट वाई नॉट बी ओरिजिनल, तो वो सोचते कि ओरिजिनल क्यों नहीं, भाई ओरिजिनल क्यों नहीं लग सकते, किसी भी तरह हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं। वाई नॉट बी हर सेल्फ एनी हाउ, किसी भी तरह मतलब हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं। एंड गेटिंग अप, और उठकर शी हैड टेकन दैट ओल्ड फैशन बुक ऑफ हर मदर्स, ए पेरिस फैशन बुक ऑफ द टाइम ऑफ द एम्पायर, एंड हैड थॉट how much prettier, more dignified, and even more womanly they were then, and so said herself, oh it was foolish trying to be like them, clubbing herself in fact upon being modest and old fashioned and very charming, giving herself up, no doubt about it, to an orgy of self love which deserved to be chastised, and no reached herself out like this। अब देखो, चेस्टिसाइड का मतलब होता है दंड देना, चेस्टिसाइड लिखा है ना, CHASTISED, चेस्टिसाइड का मतलब होता है खुद को दंड देना, सजा देना। रिज्ड का मतलब होता है धांधली, मतलब पतली रस्सियों से अव्यवस्थित सा नहीं होता। ऑर्गी ऑफ सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से लव का सेलिब्रेशन करना। अब इस पैराग्राफ में वो पहले तो वो बोलती है भाई खुद ही क्यों नहीं लग सकते, ओरिजिनल क्यों नहीं। फिर उठकर उसने अपनी माँ की जो पुरानी फैशन वीक की जो बुक थी, जो उसकी माँ के ज़माने की थी, किसी एम्पायर के साम्राज्य के समय की थी, वो पेरिस फैशन वीक की किताब ली थी और सोचा था कि वो कितनी सुंदर थी, कितनी अधिक प्रतिष्ठित थी उस समय में, और बहुत ज़्यादा वुमैनली थी, मतलब औरत दिखती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और इस तरह उसने खुद को सेट किया। ये अब उसे याद आ रहा है कि अरे ये तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी, मतलब ये ऐसा सोचना, उनके जैसा बनने की कोशिश करना, वास्तव में खुद को विनम्र और पुराने ज़माने के जैसा बनाने के लिए और बहुत ही आकर्षक होने के लिए, मतलब खुद को छोड़ देना, मतलब किसी के जैसा दिखने के लिए। अब उसे खराब लग रहा है। वो कह रही इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब आत्म प्रेम के
लिए, खुद से प्रेम करने के लिए उसे जो अब सज़ा मिल रही है ना वो ठीक ही है उसके लिए, और इस तरह वो बेचारी ऐसा सोच के खुद को जो है बाहर निकालती है। बट शी डेयर नॉट लुक इन द ग्लास, लेकिन वो शीशे में देखने की उसने हिम्मत नहीं की। शी कुड नॉट फेस द होल हॉरर, वो इस पूरे डरावनेपन का सामना ही नहीं कर सकती थी। द पेल येलो इडियोटिकली ओल्ड फैशन सिल्क ड्रेस with its long skirt and its high sleeves and its waist and all the things that looked so charming in the fashion book but not on her। वो कह रही है कि ये पीली पीली मूर्खतापूर्ण पुराने ज़माने की रेशमी पोशाक जिसमें इतनी लंबी स्कर्ट है, उसकी ऊंची ऊंची फ्लफ़ी बाएँ हैं और उसकी कमर भी सभी चीज़ें थी। वो कह रही है कि भाई ये फैशन की किताब में तो इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन अब उसे वो जो है बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिख रही थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रही थी उस पर, और वो मतलब अब बहुत ख़राब महसूस कर रही थी। नॉट अमंग ऑल दीज ऑर्डिनरी पीपल, वो ना तो उसके ऊपर अच्छी लग रही थी और ना ही अमंग का मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में उसके ऊपर अच्छी नहीं दिख रही थी, उन सामान्य लोगों के बीच में। शी फेल्ट लाइक ए ड्रेस मेकर्स डमी स्टैंडिंग देयर, और उसे ऐसा लगा कि वो एक ड्रेस बनाने वाले की डमी है फॉर यंग पीपल टू स्टिक पिन्स इनटू इट, और मतलब जो यंग पीपल है वो उसमें पिन चिपका सकते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई भी टॉन्ट मार सकते हैं। यहाँ पर पिन चिपकाना किस सेंस में लगाए, मतलब उसके ऊपर कोई भी टॉन्ट मार सकते हैं, कमेंट मार सकते हैं। बट माई डियर इट्स परफेक्टली चार्मिंग, रोज शॉ सैड लुकिंग हर अप एंड डाउन विद दैट लिटिल सेटायरिकल पकर ऑफ द लिप्स विच शी एक्सपेक्टेड। लेकिन रोज शॉ जो है वो उससे कहती है, जो बहुत ही सर से लेके पाँव तक पूरी फैशन परस्त होके आई है ना रोज शॉ, वो उसे कहती है सैटायरिकल का मतलब होता है कमेंट वाले अंदाज में, मतलब कमेंट मार के, पकर ऑफ द लिप्स मतलब अपने होठ को मोड़ते हुए। लेकिन रोज शॉ से कहती है लेकिन प्रिय ये तो बहुत आकर्षक है। रोज शॉ ने उससे कहा उस अपने होठ को मतलब व्यंग्यात्मक रूप से मोड़ते हुए, जिसकी और रोज उसको तो मोबाइल को तो उम्मीद ही थी कि भाई ये ऐसा ही बोलेगी। रोज हरसेल्फ बीइंग ड्रेस्ड इन द हाइट ऑफ द फैशन, और रोज जो थी वो खुद तो एकदम फैशन की ऊंचाई में तैयार होके आई थी, प्रिसाइजली लाइक एवरीबडी एल्स ऑलवेज, हमेशा बिल्कुल हर किसी की तरह हमेशा, मतलब रोज शॉ हमेशा फैशन में रहती थी। उसने बहुत अच्छी महंगी बढ़िया वाली ड्रेस पहनी होगी तभी तो वो मोबाइल को, लेकिन वो कमेंट वाले वे में, मतलब एक ताना मारने वाले अंदाज में मोबाइल को बोलती है कि नहीं ये तो बहुत सुंदर लग रही है। पैराग्राफ नंबर 5, वी आर ऑल लाइक फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल ओवर द एज ऑफ द सॉसर। मोबाइल थॉट, अब मोबाइल क्या सोचती है, मोबाइल सोचती है कि हम सभी मक्खियों की तरह है जो तश्तरी के किनारे पर रेंगने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहना क्या चाह रही है, मतलब वो ये कहना चाह रही है कि इस पार्टी में, मतलब वो अपनी तुलना एक मक्खी से करती है इस पैराग्राफ में, मतलब सब, मतलब पार्टी में जितने भी लोग आए ना, मतलब और उस पार्टी की तुलना जो है वो सॉसर से करती है, और वो कहती है कि मतलब सब पार्टी में एक दूसरा से अच्छा दिखने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करती है अपनी तुलना भी एक मक्खी से करती है और बाकी पार्टी में जितने लोग हैं उनकी तुलना भी मक्खी से करती है, और पार्टी की तुलना जो है वो सॉशर से, तस्तरी से करती है। अब वो कहती है ट्राइंग टू क्रॉल, मतलब क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। वो कह रही है कि हम सभी मक्खियों की तरह हैं जो तश्तरी के किनारे पर रेंगने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या करती है, रिपीटेड द फ्रेज एज इफ वर क्रॉसिंग हरसेल्फ, और इस वाक्य को दोहराती है, मतलब जैसे डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही है, बार बार दोहरा रही है। एज इफ शी वर ट्राइंग टू फाइंड सम स्पेल टू अनल दिस पेन, अनल का मतलब होता है खत्म करना, जैसे कि वो इस दर्द को खत्म करने के लिए कोई जादू खोजने की कोशिश कर रही थी। टू मेक दिस एगोनी एंड्यूरेबल, मतलब कि वो इसे इस पीड़ा को सहने, एंड्यूरेबल का मतलब होता है सहन करना, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, मतलब इस पीड़ा को सहने योग्य बनाने के लिए। Tags of Shakespeare lines from books she had read ages ago suddenly came to her when she was in agony and she repeated them over and over again. फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल, मतलब शेक्सपियर के टैग उन किताबों की पंक्तियाँ जो उसने बहुत युगों पहले पढ़ी थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, अचानक उसके पास आ गई जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, मतलब उसको रिकॉल हो गए, वो उन्हें बार बार दोहराती है। मक्खियाँ रेंगने की कोशिश कर रही है, फ्लाइंग ट्राइज टू क्रॉल, फ्लाइंग ट्राइज टू क्रॉल, मतलब वो बार बार कह रही है कि फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल, मतलब मक्खियाँ जो है वो रेंगने की कोशिश कर रही है। यानी कि उसका कहने का क्या मतलब है कि सभी अपने आप को पार्टी में एक से बढ़ के एक दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। पेज नंबर 46, she repeated, paragraph number 6, she repeated if she could say that over often enough and make herself see the flies। अब वो कह रही है, मतलब वो जो कह रही है, अब वो कह रही है कि मतलब उसने दोहराया कि अगर वो बार बार ऐसा कह पाती और खुद को मक्खियों को दिखा पाती, she would become numb, chill, frozen, dumb, तो वो क्या होगा, वो सुन्न, सर्द, जमी हुई और गूंगी हो जाती। डम्ब का मतलब होता है गूंगा, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ, चिल का मतलब होता है बहुत सर्द ठंडी, और नम्ब का मतलब होता है सुन। नाउ शी कुड सी फ्लाइज crawling slowly out of a saucer of milk with their wings stuck together। अब वो क्या देखती है कि सारी मक्खियाँ जो है वो प्लेट में से, सॉसर में से बाहर निकल के आ रही है और उनके जो पंख है वो आपस में चिपट गए हैं एंड अटक गए हैं।
and she stayed standing in front of the looking glass listening to Rose Shaw to make herself see Rose Shaw and all the other people there as flies trying to hoist themselves out of something or into something. Meagre insignificant toiling flies. अब वो देख सकती थी कि जो मक्खियां हैं वो दूध की तश्तरी से धीरे धीरे रेंग रही हैं, उनके पंख आपस में जुड़े हुए हैं और उसने खुद को रोज शॉ और वहां मौजूद अन्य सभी लोगों को मक्खियों के रूप में देखने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर रोज शॉ को सुनते हुए तनावग्रस्त और बहुत ज्यादा तनावग्रस्त कर दिया खुद को। मतलब किसी चीज से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, या फिर आप कह सकते हो कि किसी तुच्छ और महत्वहीन चीज में वो मेहनत कश मक्खियों को, लेकिन वो उन्हें ऐसे नहीं देख रही थी, दूसरे लोगों को नहीं। आप सोचो वो अभी फिर देखो वो कितना बड़ी गड़बड़ करेगी। बट शी कुड नॉट सी देम लाइक दैट, लेकिन वो उनको वैसे नहीं देख रही है, मतलब वो अपने आप को तो देखो मक्खी समझेगी, लेकिन बट शी सा हरसेल्फ लाइक दैट, लेकिन खुद को तो वो मक्खी देख रही है। शी वाज ए फ्लाई, कि वो एक मक्खी थी, बट द अदर्स वर, लेकिन दूसरे को मतलब वो मक्खी से तुलना कर रही है, लेकिन मक्खी में भी वो अपने आप को तो सबसे घटिया वाली मक्खी समझ रही है। लेकिन बाकी रोज शॉ को, जो और लोग पार्टी में थे, उनको वो बड़ी वाली मक्खियां समझ रही है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, जो सुंदर सुंदर मतलब कीड़े मकोड़े हैं, उनसे उनकी तुलना करिए और अपनी सड़े हुए से। व्हेन ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ब्यूटीफुल इंसेक्ट डांसिंग, मतलब उसको क्या लगता है जो ड्रैगन फ्लाई है, तितलियाँ है, सुंदर कीड़े हैं, वो डांस कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, स्किमिंग कर रहे हैं, तैरते हुए उसे दिख रहे हैं। मतलब वो सब उसे नाचते गाते फड़फड़ाते तैरते हुए दिख रहे हैं, और अपने आप को वो कैसा पाएगी। वाइल शी अलोन ड्रैग्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द सॉसर, एनवी एंड स्पाइट द मोस्ट डिटेस्टेबल ऑफ द वाइसेस वर हर चीफ फॉर्ट्स। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या और स्पाइट का मतलब होता है द्वेष। मतलब जबकि उसने अकेले ही खुद को तश्तरी से बाहर खींच लिया, मतलब सब मक्खियों के बीच में उसने अपने आप को नहीं पाया। कोई कह रही है ये तो बड़ी बढ़िया वाली मक्खियां हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं, तितलियां हैं, सुंदर कीड़े हैं जो नाच रहे हैं, फड़फड़ा, और मैं ही एक मक्खी हूँ। ईर्ष्या और द्वेष उसके सबसे ज्यादा घृणित दुर्गुण थे, और यही उसके मुख्य फॉल्ट्स थे, मुख्य दोष थे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, आई फील लाइक सम डाउडी डिक्रिपिट हॉरिबली डिंगी ओल्ड फ्लाई, और वो अपनी तुलना किससे कर रही है, एक बेहद जर्जर दकियानुसी बुड्ढी मक्खी से कर रही है वो अपनी तुलना। मतलब अपनी कितनी खराब, कितनी घटिया सोच है उसकी अपने बारे में मॉबेल की, कि वो अपनी तुलना एक बूढ़ी दकियानुसी, देखो डाउडी का मतलब होता है दकियानुसी, और डिक्रिपिट का मतलब होता है जर्जर, और हॉरिबली डिंगी ओल्ड का मतलब होता है बुरी तरह से कमजोर बूढ़ी मक्खी। हॉरिबली डिंगी मतलब जो मतलब बुरी तरह से बूढ़ी मक्खी है। उसने ये सब अपने लिए कहा, और ये सब जब वो बोल रही थी, शी सेड मेकिंग रॉबर्ट हैडन स्टॉप जस्ट टू हियर हर से दैट, जस्ट टू रीअश्योर हरसेल्फ बाय फर्बिशिंग अप ए पुअर वीक नीड फ्रेज, and so showing how detached she was, how witty that she did not feel in the least out of anything। और मतलब देखो, वीक नीड का मतलब होता है कमजोर इच्छा शक्ति, संकल्प की कमी। फर्बिशिंग अप का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया है ना, फर्बिशिंग अप का मतलब होता है सज्जित करना, मरम्मत करना, सजाना। अब क्या होता है, वहां पर रॉबर्ट हैडन जा रहा था, अब वो जब ये बोल रही थी तो रॉबर्ट हैडन क्या है, वो उसको सुन लेता है वाक्य को ठीक बोलते हुए। तो वाक्य को ठीक करने के लिए, खुद को आश्वस्त करने के लिए उसको ये दिखाती है रॉबर्ट हैडन को कि मतलब वो तो मजाक, मतलब वो कितनी मजाकिया थी, उसने कभी भी किसी चीज से कुछ बुरा महसूस ही नहीं किया। और जाहिर है कि रॉबर्ट हैडन ने भी, एंड हर से दैट जस्ट टू रीअश्योर हरसेल्फ बाय फर्बिशिंग अप ए पुअर विलिंग, ये हो गया यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक रॉबर्ट हैडन आंसर्ड समथिंग क्वाइट पोलाइट, क्वाइट इनसिंसियर, और बेशक रॉबर्ट हैडन ने कुछ जवाब दिया होगा जो कि काफ़ी विनम्र, काफ़ी निष्ठावान, जिसे उसने तुरंत देखा। विच शी सा थ्रू इंस्टेंटली, जिसे उसने तुरंत देखा, एंड सेट टू हरसेल्फ, और अपने आप से कहा। डायरेक्टली ही वेंट अगेन फ्रॉम सम लुक्स लाइज, और फिर से वो मतलब किताब से उसे याद आ जाता है कि भाई ऐसे उसने जैसे देखा होगा, उसे लगता है नहीं ये तो जो भी बोल के गया है वो लाइज की झूठ, मतलब उसे लग रहा है मैं जो सोच रही हूँ वो तो सही है, रॉबर्ट हैडन जो मुझे अच्छा बता रहा है उसे वो कह रहा है नहीं ठीक है, मैं उसे बहुत खराब लग रही हूँ। मतलब वो सबको झूठ समझ रही है जो भी उसकी तारीफ कर रहा है, और सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से जो वो सोच रही है उसे ही सच समझ रही है। फॉर ए पार्टी मेक्स थिंग्स आइदर मच मोर रियल और मच लेस रियल। वो कहती है कि पार्टी जो है वो या तो मतलब चीज़ों को बहुत अधिक वास्तविक होती है पार्टी में, या फिर बहुत कम वास्तविक होती है। शी थॉट, उसने सोचा, शी साइन ए फ्लैश टू ए बॉटम ऑफ रॉबर्ट हैडन्स हार्ट, और उसने सोचा, उसने रॉबर्ट हैडन के दिल की तह तक देखा। शी सा थ्रू एवरीथिंग, उसने हर चीज़ के नीचे से, मतलब हर चीज़ में से देखा। शी सॉ द ट्रूथ, उसने सच देखने की कोशिश की।
दिस वॉज ट्रू, यही सच था। लेकिन उसे सच क्या लग रहा है कि भाई दिस ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम सच है, दिस सेल्फ, ये सब कुछ सच है, एंड दी अदर फॉल्स, और बाकी सब झूठ है। मिस मिलान जो उसकी टेलर है, जिसने उसकी येलो ड्रेस सिली है, मिस मिलान लीटिंग रूम वॉज रियली टेरिबली हॉट स्टफी सॉर्डेड। वो कहती है कि जो मिसिज मिलान है, अब यहाँ पर उसे जो है अचानक से मिस मिलान की याद आ जाती है, जो उसकी टेलर है उनको वो याद करती है। वो कहती है कि मिस मिलान का जो मतलब वो तो सही है और बाकी सब झूठा है। मिस मिलान का जो छोटा सा वर्क प्लेस था वो बहुत गर्म था, भरा हुआ था, सॉर्डिड था, मतलब घिनौना था। उसमें से ना क्लोथ्स इट स्मेल्ट ऑफ, और इसमें से कपड़ों की एंड कैबेज कुकिंग की और गोभी बनाने की बदबू आ रही थी। एंड येट तो भी मिस मिलान पुट द ग्लास इन हर हैंड एंड शी लुक्ड एट हरसेल्फ विद द ड्रेस ऑन फिनिश्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस शॉट थ्रू हर हार्ट। वो कह रही है कि उनके घर से कपड़े और गोभी पकाने की गंध आ रही थी। फिर भी जब मिस मिलान ने अपने हाथ में कपड़ा रखा और उसने खुद को मतलब खुद उसकी पोशाक बनाई, तो उसको मतलब उसे लगा कि उसके दिल में कितना ज़्यादा असाधारण आनंद से ये सोच के उसका दिल भर गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस मिलान जो है वो रियल है। सफ्यूज्ड विद लाइट शी स्प्रैंग इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब और फिर अचानक से फिर मतलब इतना ही कुछ ही क्षण के लिए सोच पाई तो उसके दिल को बहुत ज़्यादा असाधारण आनंद मिला। लेकिन वो फिर से प्रकाश से सफ्यूज्ड मतलब भरपूर, वो वापस क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आ गई, अस्तित्व में आ गई। रिड ऑफ केयर्स एंड रिंकल्स, मतलब चिंता से, परवाह और झुर्रियों से एकदम मुक्त। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ। व्हाट शी हैड ड्रीम्ड ऑफ हरसेल्फ, उसने अपने बारे में क्या क्या सोचा था। ए ब्यूटीफुल वुमेन, कि वो एक बहुत सुंदर मतलब दिखेगी जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए। शी हैड नॉट डेयर्ड लुक लॉन्गर, इससे ज़्यादा देखने की उसने कोशिश ही नहीं की। मिस मिलान वॉन्टेड टू नो अबाउट द लेंथ ऑफ द स्कर्ट, और मिस मिलान जो है वो स्कर्ट की लंबाई के बारे में जानना चाहती थी। देयर लुक्ड एट हर फ्रेम्ड इन द स्क्रू लॉपिंग mahogany, a grey white mysteriously smiling charming girl, the core of herself, the soul of herself, and it was not vanity only, not only self love that made her think it good, tender and true। वहाँ उसे देखा स्क्रॉलिंग महोगनी में फंसा गए, ग्रे सफ़ेद रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती हुई एक आकर्षक लड़की का मूल मतलब स्वयं की आत्मा। और ये केवल घमंड नहीं था, केवल आत्म प्रेम ही नहीं था जिसने उसे अच्छा, कोमल और सच्चा समझा। मिस मिलान ने कहा दैट द स्कर्ट कुड नॉट वेल बी लॉन्गर, कि स्कर्ट जो है वो और अधिक लंबी नहीं हो सकती है। इफ़ एनीथिंग द स्कर्ट कुछ भी हो सकती है। सैड मिस मिलान पकिंग हर फोरहेड, उसके सर पर उसके माथे को सहलाते हुए। कंसिडरिंग विद ऑल हर विट्स अबाउट हर मस्ट बी शॉर्टर एंड शी फेल्ट, और वो कहती है कि स्कर्ट जो है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, और उसने महसूस किया अचानक ईमानदारी से। एंड शी फेल्ट, उसने महसूस किया सडनली अचानक ऑनेस्टली ईमानदारी से, फुल ऑफ लव फॉर मिस मिलान, और उसने ईमानदारी से मिस मिलान के लिए जो है वो पूरा का पूरा प्यार महसूस किया। मच फॉन्डर ऑफ मिस मिलान देन ऑफ एनीवन इन द होल वर्ल्ड, और अब उसे लगता है कि भाई मिस मिलान जो है वो दुनिया में सबसे अच्छी है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। मतलब उनकी तुलना वो करती है पूरी दुनिया से, वो उनकी तुलना कर देती है कि मिस मिलान को मतलब लोग क्यों पसंद करते हैं, और वो दया के लिए जो है दया के लिए रो सकते थे। एंड कुड हैव क्राइड फॉर पिटी, वो दया के लिए रो सकते थे। दैट शी शुड बी क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर विद हर माउथ फुल ऑफ पिन, कि वो जो है पूरे के पूरे फ्लोर पे, मतलब जब वो उसकी ड्रेस बना रही थी फ्लोर पे रेंग रही थी, उसके मुंह में पिने भरी हुई थी। एंड हर उसका चेहरा लाल हो गया था। एंड हर आइज बल्जिंग दैट वन ह्यूमन बीइंग शुड बी डूइंग दिस फॉर अनदर, और उसकी आंखें लाल हो रही थी कि एक मनुष्य दूसरे के लिए कर रहा है। मतलब कितनी मेहनत करके उसने मॉबल की ड्रेस तैयार की थी, ये सब मॉबल सोच रही है। एंड शी सॉ देम ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स मेयरली, और उसने केवल उन सबको ह्यूमन बीइंग्स की तरह देखा था, मतलब केवल इंसानों की तरह देखा था। एंड हर सेल्फ गोइंग ऑफ टू हर पार्टी, और मतलब उसकी पार्टी में जाने के लिए, मतलब किसकी पार्टी में जाने के लिए, क्लैरिसा डेलॉय की पार्टी में जाने के लिए। एंड मिस मिलान पुलिंग द कवर ओवर द कैनरीज केज, और मिस मिलान ने क्या किया, कैनरी का जो पिंजरा था उसके ऊपर वो ढक्कन खींच रही थी, मतलब कवर खींच रही थी, और उसे जो है बीज है, और लेटिंग हिम पिक ए हैम्प सीड फ्रॉम बिटवीन हर लिप्स, और उसे अपने होठों के बीच से जो है हैम्प सीड को खाने के लिए दे रही थी। एंड द थॉट ऑफ इट, और इसका विचार, ऑफ दिस साइड ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट्स पेशेंस, और मतलब मानव प्रकृति के इस पक्ष और उसके धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य, एंड इट्स एंड्योरेंस, और उनके मतलब धीरज, एंड्योरेंस का मतलब होता है धीरज, सहन शक्ति। एंड इट्स बीइंग कंटेंट विद सच मिजरेबल स्कैंटी सॉर्डिड लिटिल प्लेजर्स फिल्ड हर आइज विद टीयर्स, और उसके इतने दयनीय अल्प घिनौने, सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौने, छोटे से सुखों से संतुष्ट होने के कारण उसकी आंखों में आंसू भराए। मतलब उसको लगता है कि मिसिस मिलान का कमरा कितना छोटा था, कितना घिनौना था, वो उसमें छोटे से ही सुख थे, लेकिन वो कितनी संतुष्ट थी, ये सब सोच के उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। एंड नाउ द होल थिंग हैड वेनिश्ड, लेकिन अब तो सब कुछ गायब हो गया था। द ड्रेस, द रूम, द लव, द पिटी, द स्क्रोल
looking glass and the canary's cage all had vanished, and there she was in a corner of Mrs. Deloy's drawing room suffering tortures, woken wide awake to reality. लेकिन अब सब कुछ गायब हो गया था, वो पोशाक, वो कमरा, मतलब वो येलो ड्रेस जो वो पहन के आई थी, अब वो उसे बर्बाद लग रही थी क्योंकि उसे लग रहा था मेरी ड्रेस बहुत गंदी है। वो कमरा, वो प्यार, वो दया, वो स्क्रोलॉपिंग लुकिंग ग्लास, कैनरी का पिंजरा सब गायब हो गया था। और यहाँ वह श्रीमती डेलॉय के ड्राइंग रूम में एक कोने में थी और क्या कर रही थी वो बेचारी? सफरिंग टॉर्चर्स, यातनाओं को सह रही थी। वास्तविकता के प्रति पूरी तरह से वो क्या थी? जागी हुई थी। अब एक मतलब जागी हुई थी। भाई सब उसे अच्छा ही बता रहे हैं, ये उसकी खुद की थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, जो वो अपने आप को इतना बुरा सोच रही है। अब उसे लग रहा है मिसेस मिलान तो कितनी सुखी औरत है, वो कितनी संतुष्ट औरत है, और मैं इतनी बड़ी पार्टी में आके भी दुखी हूँ अपनी ड्रेस की वजह से। मतलब एक ड्रेस की वजह से, एक ड्रेस के बारे में बुरा सोचने से उसने अपनी पूरी पार्टी का मज़ा ख़राब कर दिया है। वैसे तो ऐसा किसी के भी साथ होगा अगर कोई ख़राब ड्रेस पहन के कहीं जाएगा, लेकिन अरे भाई हमने जो पहना है उसमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ना, मेरा कपड़ा अच्छा है ऐसा सोचना चाहिए। बट इट वॉज ऑल्सो पॉल्ट्री, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा तुच्छ था। पोल्ट्री का मतलब तुच्छ था। वीक ब्लडेड मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर इच्छा शक्ति। ब्लडेड मतलब ऐसे खून वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कमज़ोर इच्छा शक्ति के लिए लगाए, कमज़ोर इच्छा शक्ति। एंड पैटी माइंडेड टू केयर सो मच एट हर एज विद 2 चिल्ड्रन। वो कहती है कि मतलब 2 बच्चे थे और इस उम्र में विद 2 चिल्ड्रन टू बी स्टिल सो टोटली डिपेंडेंट ऑन पीपल्स ओपिनियंस एंड नॉट हैव प्रिंसिपल्स और कन्विक्शंस, नॉट टू बी एबल टू से एज अदर पीपल डिड, देयर इज शेक्सपियर, देयर इज डेथ, वी आर ऑल बिबल्स इन ए कैप्टन्स बिस्किट, और वॉट एवर इट वॉज दैट पीपल डिड से। वो कह रही है कि इतना सब तुच्छ, कमज़ोर इच्छा शक्ति, एक शुद्र दिमाग था कि 2 बच्चों के साथ होकर उसकी उम्र में, मतलब वो 40 साल की थी, इतनी देखभाल करने के लिए अभी भी पूरी तरह से वो लोगों की राय पर ही निर्भर हो, और उसे सिद्धांतों या दृढ़ विश्वासों के बिना, मतलब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसी पर वो निर्भर है कि भाई दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। अब वो यहाँ वापस शेक्सपियर को याद करती है कि वो कहती है यहाँ पर भाई वहाँ मृत्यु है, हम सब एक कप्तान के बिस्कुट में घुन है, या फिर जो कुछ भी लोगों ने कहा था, मतलब बुरा ही बुरा सोच रही है। वो कह रही है कि भाई अब तो मैं 40 साल की हो गई हूँ, 2 बच्चे भी हैं, फिर भी मैं दूसरों की राय पर ही निर्भर कर रही हूँ। अरे भाई शीशे में देख और समझ के लेना खुद को कि मैं कैसी दिख रही हूँ। लेकिन वो कह रही है नहीं, अभी भी मैं जो है लोगों की राय पर ही निर्भर रही हूँ। Paragraph 11. She faced herself straight in the glass. She packed at her left shoulder. She issued out the room as if spears were thrown at her yellow dress from all sides. उसने खुद को सीधे ग्लास में देखा, उसने अपने बाएं कंधे पर चोंच मारी, मतलब वो अपने बाएं कंधे पर जो है काटने लगती है। उसका मन करता है मैं काट काट के अपनी पूरी ड्रेस को फाड़ डालूं। वो कमरे में चली गई, मानो उसकी पीली पोशाक पर चारों ओर से लोग जो है वो भाले फेंके जा रहे थे, लेकिन भयंकर या दुखद दिखने के बजाय, जैसा कि रोज शॉ ने किया होगा, वो सोचती है ऐसा। But instead of looking fire so tragic as Rose Shaw would have done, Rose would have looked like Boadicea. She looked foolish and self-conscious and simpered like a schoolgirl and slouched across the room, positively slinking as if she were a beaten mongrel, and looked at a picture and engraving as if one went to a party to look at a picture. Everybody knew why she did it. It was from shame, from humiliation. Boadicea क्या होता है पहले यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए इधर बोआडिसिया का मीनिंग दिया हुआ है। बोआडिसिया या फिर बोडिका या फिर बोआडिसिया जनजाति है, प्राचीन ब्रिटिश एकेनी की रानी थी जिसने 60 या 61 ईस्वी में रोमन संप्रदाय की विजयी ताकतों के खिलाफ असफल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यही आपका यहाँ पर दिया गया है। तो वो क्या सोचती है कि भाई रोज बोआडिसिया की तरह दिखती है, वो मूर्ख और आत्म जागरूक दिखती थी, मतलब वो क्या क्या सोच रही है देखो, और एक स्कूली छात्रा की तरह खिलखिलाती थी और पूरे कमरे में मतलब झुकी हुई थी। स्लाउच्ड का मतलब होता है झुकी हुई थी। सकारात्मक रूप से, पॉजिटिवली स्लिंकिंग मतलब सकारात्मक रूप से वो झिझक रही थी, जैसे कि उसे पीट दिया गया हो, वो किसी शंकर जाति की हो, और वो एक चित्र को देख रही थी, एक उत्कीर्णन को जो एनग्रेव किया हुआ चित्र था, जैसे कि एज इफ वन टू ए पार्टी, जैसे कि कोई पार्टी में उस चित्र को देखने के लिए ही आया हो, ना कि पार्टी एंजॉय करने के लिए। और एवरीबडी न्यू, हर कोई जानता था व्हाई शी डिड इट, कि उसने ऐसा क्यों किया। इट वाज फ्रॉम शेम, फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, और ये उसने शर्म से किया था, अपमान से किया था। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, शेम का मतलब होता है शर्म, मतलब अपनी ड्रेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रही थी। नाउ द फ्लाई इज इन द सॉसेर, अब उसे लगता है कि मक्खी जो है वो तश्तरी में है। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, राइट इन द मिडिल, एकदम बीच में, एंड कांट गेट आउट, और अब तो वो निकल ही नहीं सकती है, बाहर निकल ही नहीं सकती है। एंड द मिल्क, शी थॉट रिजिडली स्टेयरिंग एट द पिक्चर, इज स्टिकिंग इट्स विंग टुगेदर, और जो दूध है, उसने पिक्चर की तस्वीर को सख्ती से देखते हुए कहा कि जो दूध है वो पंखों को जो है एक साथ चिपका रहा है।
इट इज़ सो ओल्ड फैशन। वो कहती है कितने पुराने ज़माने की है। शी सेड टू चार्ल्स बर्ड मेकिंग हिम स्टॉप विच बाई इट सेल्फ ही हेटेड ऑन हिज वे टू टॉक टू समवन एल्स। और वो मतलब वो कहती है कि ये कितनी पुरानी है, उसने चार्ल्स बर्ड से कहा उसको रोकते हुए। अब चार्ल्स बर्ड जो है वो बहुत ही घमंडी आदमी है और वो खुद से, और वो विच बाई इट सेल्फ ही हेटेड, और वो किस चीज़ से बहुत नफरत करता था कि जब वो किसी से बात करने जा रहा और कोई उसे बीच में टोके तो वो बहुत नफरत करता था। और मॉबेल ने तो क्या किया, उसे बीच में टोक दिया। तो उसको वो क्या है, वो तो वैसे ही बहुत घमंडी है, बहुत चिड़ोखड़ा इंसान है। शी मिंट और शी ट्राई टू मेक हर सेल्फ थिंक दैट शी मिंट। अब वो क्या करती है, वो मतलब अब वो ऐसे दिखाती है बर्ड को कि भाई उसको नहीं, इसका मतलब था कि उसने खुद को सोचने की कोशिश की, उसका मतलब था कि ये तस्वीर थी। अब वो उसको कन्विंस करती है, देखो शी मिंट और शी ट्राई टू मेक हर सेल्फ थिंक दैट शी मिंट दैट इट वॉज द पिक्चर एंड नॉट हर ड्रेस दैट वॉज ओल्ड फैशन एंड वन वर्ड ऑफ प्रेज, वन वर्ड ऑफ अफेक्शन फ्रॉम चार्ल्स वुड हैव मेड ऑल द डिफरेंसेस टू हर एट द मोमेंट। और वो ऐसे दिखाती है, ऐसे सोचने की कोशिश करती है, बर्ड को दिखाती है कि ये तो वो तस्वीर के बारे में कह रही थी, अपने पोशाक के बारे में नहीं कह रही थी, अपनी ड्रेस के बारे में नहीं कह रही थी कि ये बहुत पुराने जमाने की थी, ओल्ड फैशन थी। और वो सोचती है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है प्रशंसा के एक शब्द को, वो सोचती है कि चार्ल्स बर्ड जो है वो अगर उसको अप्रिशिएट कर दे, उसकी बड़ाई कर दे कि अरे सिर्फ इतना भी वो कह दे कि मॉबेल यू आर लुकिंग चार्मिंग टुनाइट, कि मॉबेल तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसका सारा दुख दर्द कम हो जाएगा। इट वुड हैव चेंज्ड हर लाइफ, तो ये उसका जीवन ही बदल देगा। अरे भाई अभी तक दो लोगों ने उसे, रोज शॉ ने बोल दिया है, हेडन ने बोल दिया कि अरे मॉबेल तुम अच्छी दिख रही हो, तुम्हारी ड्रेस, लेकिन उनकी बातों पे उसे यकीन नहीं। अब चार्ल्स बर्ड की बातें सुनने के लिए वो वेट कर रही है। चार्ल्स बर्ड तो इतना घमंडी है। चार्ल्स बर्ड सेड नथिंग ऑफ द काइंड, लेकिन चार्ल्स बर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऑफ कोर्स, बेशक ही वॉज मैलिस इटसेल्फ, वो तो खुद ही, मतलब चार्ल्स बर्ड तो खुद ही कैसा था, वो तो द्वेषी था। ही ऑलवेज सा थ्रो वन, वो एक ही नजरिए से देखता था, स्पेशली वन वर फीलिंग पार्टिकुलरली मीन, पाउट्री और फीबल माइंडेड, और खासतौर से विशेष रूप से तब जब कोई मतलबी हो, तुच्छ हो या फिर कमजोर दिमाग महसूस कर रहा हो। और मॉबेल तो इस समय वैसा ही महसूस कर रही थी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब वो देखो, वो मॉबेल की बड़ाई तो करता नहीं, ऊपर से पूरी पब्लिक के बीच में वो क्या बोलता है, मॉबेल हैज गॉट ए न्यू ड्रेस, की देखो मॉबेल को तो नई ड्रेस मिली है, मॉबेल ने तो नई ड्रेस ली है, वो तो नई ड्रेस पहन के आई है। ही सेड, ऐसा उसने कहा। एंड द पुअर फ्लाई वाज एब्सोल्युटली शोड इनटू द मिडिल ऑफ द शॉवर, और उस बेचारी मक्खी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे बिल्कुल दूध के बीच में धकेल दिया है। मतलब फ्लाई कौन है यहाँ पे, मॉबेल अपने आप को मक्खी बताती है ना, तो फ्लाई मीन्स मॉबेल के लिए यूज़ किया गया है। रियली ही वुड लाइक हर टू ड्रॉ, शी बिलीव, मतलब वास्तव में वो लोग चाहेंगे कि वो उसे डूब जाए, उसे ऐसा विश्वास था। ही हैड नो हार्ट, नो फंडामेंटल काइंडनेस, ओनली ए विनीर ऑफ फ्रेंडलीनेस। अब वो अपने मन में कहती है कि कैसा आदमी है, इसको दिल ही नहीं है, इसको दया ही नहीं है, मतलब ये बेकार मतलब ऐसा आदमी है जिसके ना दिल है ना दया है, ये सिर्फ मित्रता का लिबास पहनता है। मिस मिलान वॉज मच मोर रियल, मच काइंडर। अब वो कहती है कि मिस मिलान तो इससे कहीं ज़्यादा वास्तविक थी, कहीं अधिक दयालु थी। इफ़ ओनली वन कुड फील दैट एंड स्टिक टू इट ऑलवेज, वो कहती है कि लेकिन अगर कोई इससे हमेशा स्टिक होकर रह सके, हमेशा एक जैसी सोच कर रह सके, वाई, क्यों? शी आस्क्ड हरसेल्फ रिप्लाइंग टू चार्ल्स मच टू पर्टली, और वो भी जो है गुस्से में, मतलब चार्ल्स को रिप्लाई देती है, लेटिंग हिम सी दैट शी वाज आउट ऑफ टेम्पर और रफल्ड, और ये दिखाती है कि वो कितने गुस्से में थी। रफल्ड, वो ऐसे बोलता है, ऐसे कॉल्ड इट, वो उसे कहते हैं, तो वो कहती है रादर रफल्ड, मतलब अच्छी खासी रफल्ड है मेरी ड्रेस, वो झालर वाला नहीं लगी रहती क्या, उसी को रफल बोलते हैं। ही सेड एंड वेंट ऑन टू लाफ एट हर विद सम वुमेन ओवर देयर, और वो दूसरी जगह जाके ना, मतलब किसी और लेडीज़ के साथ बातें करने लग जाता है। वाई, मतलब और चिढ़ाता है उसे दूसरों से बातें करके। वाई शी आस्क्ड हरसेल्फ, वो अपने आप से पूछती है क्यों भाई, क्यों? कांट आई फील वन थिंग ऑलवेज, क्यों मैं हमेशा एक बात महसूस नहीं कर सकती हूँ? फील क्वाइट श्योर दैट मिस मिलान इज राइट, कि मिस मिलान ही सही थी। मतलब मिस मिलान उसे कहती है ना कि तेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, ये, तो उसे लगता है कि भाई मैं ये क्यों नहीं सोच सकती, मिस मिलान ही सही थी, इतने सारे लोगों की बातों पर मैं जा रही हूँ। एंड चार्ल्स रॉन्ग एंड स्टिक टू इट, और चार्ल्स जो है वो गलत है। Feel sure about the canary and pity and love and not be whipped all around a second by coming into a room full of people। और मतलब वो जो चार्ल्स था, जो कैनरी बर्ड था, दया और प्यार के बारे में निश्चित महसूस करे, एक सेकंड में चारों ओर कोड़ा ने मारे लोगों से भरे कमरे में आकर। इट वॉज हर ओडियस वीक वैसिलेटिंग कैरेक्टर अगेन, और ये फिर से उसका घिनौना कमजोर ढुलमुल चरित्र था। वैसिलेटिंग मतलब ढुलमुल चरित्र था। Always giving at the critical moment and not being seriously interested in conchology, etymology, botany, archaeology, cutting up potatoes and watching them fructify their married anise like orchid cereal। अब वो जो थी, वो कभी भी उसने क्या किया ना, तो उसने जो कॉन्कोलॉजी होते हैं ना, मतलब शंख विज्ञान का, ना उसने एटमोलॉजी मतलब व्युत्पत्ति विज्ञान का, ना उसने कभी बॉटनी वनस्पति विज्ञान का, ना उसने आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान का कभी इनमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया था, कभी वो बाहर ही नहीं निकली थी, उसने इन सब में कभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इनको सबको उसने कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया था। इन्फीरियरिटी, इस वजह से उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। और वो कहती है कि मुझे भी है ना,
कटिंग अप पोटैटोज एंड वॉचिंग दैम फ्रुक्टिफाई, मतलब मैरी डेनिस और वॉयलेट सीरियल की तरह जो है उसे भी आलूओं को फलते फूलते देखना था। मतलब उसने किसी भी एक्टिविटी में ना कभी, मतलब मोबिल ने कभी कोई एक्टिविटी नहीं की, इसलिए उसका माइंड जो था वो ब्लॉक हो गया है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो ओवर थिंकिंग करती है, और इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि उसने कभी भी नहीं किया। और हर इंसान को बाहर निकलना चाहिए, चीज़ों को जो है वो उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मिसिस हॉलमैन, अब यहाँ से हमारा हाफ चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। हमारे 15 पैराग्राफ से लेके हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।